नमस्कार दोस्तों, 25 सितंबर 2020 के डेली बर्निंग अफेयर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वही हमेशा की बातें, अगर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। जो भी वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपडेट करता हूँ, एडिटोरियल की अपडेट भी और उसके पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल मिलेंगे। मेरे से आप इंस्टाग्राम पर जुड़ के वहाँ पर मैसेज करके अपनी ज्वाइनिंग क्वेरीज पूछ सकते हैं। साथ साथ मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडिया पाक ट्रेड चार्जेस एट सार्क सीसा मीट्स। दो अलग अलग मीट्स हैं दोस्तों। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और सीसा क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। 27 इसके मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है ना। 27 में इसका जो हेडक्वार्टर है सीसा का, ये कहां पे है, ये है नूर सुल्तान नाम का जो शहर है आपका कजाकिस्तान में, वहां पे है। अभी क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर के इशू को लेके और टेररिज्म के इशू को लेके इंडिया और पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने मीटिंग में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाया। हमेशा से ये चल रहा है। एस जयशंकर साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया है, आप देख सकते हैं कि कुछ कंट्रीज टेरर को पनाह देती हैं, तो नाम भी नहीं लिया पाकिस्तान का और पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम भी लगाया, जो कि बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स बोल रहे हैं कि डिस्प्यूटेड टेरिटरीज के स्टेटस को आप नहीं बदल सकते, ये यूएनएससी के रेजोल्यूशंस का वायलेशन है। तो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं ये लोग। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन की बात कर रहा है, कश्मीर पाकिस्तान बोल रहा है कि ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन होते हैं कश्मीर में। जैसे पाकिस्तान तो खुद बड़ा दूध का धुला है, सारे ह्यूमन राइट्स तो वहीं पे चल रहे हैं, इंडिया में तो कोई ह्यूमन राइट्स है नहीं। फिर देखिए एक ऐसा ही स्टेटमेंट, ये तो मैंने आपको बताया सार्क की मीटिंग का। फिर सीसा का जो स्पेशल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ, सीसा देख लीजिए ये है क्या दोस्तों। दिस इज बेसिकली अ कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। इंटर गवर्नमेंटल फोरम है फॉर इनहेंसिंग कोऑपरेशन टुवर्ड्स प्रमोटिंग पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन एशिया। 27 मेंबर कंट्रीज हैं इस सीसा की। तो एशिया में पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, और पूरी दुनिया में पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को कौन मेंटेन कर रहा है, कौन प्रमोट कर रहा है, सीसा प्रमोट कर रहा है। ठीक है भाई। तो सार्क और सीसा दोनों की मीटिंग हुई है, सार्क और सीसा दोनों की मीटिंग में बहस हुई है। तो सार्क में क्या बहस हुई, ये मैंने अभी आपको बताया, जहां पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जयशंकर साहब और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स दी। जो सीसा की स्पेशल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है, वहां पे भी यही बात बोली गई कि इंडिया ने बोला पाकिस्तान जो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है पहले इसको बंद करो। जो हमारे एमईए के स्पोक्स पर्सन है अनुराग श्रीवास्तव जी, उन्होंने बोला कि जो पाकिस्तान के स्टेटमेंट्स हैं सार्क फोरम में, सीसा फोरम में, वो उनके खुद के ही नियम कानून के इनकंसिस्टेंट है। भैया उन्होंने खुद शिमला एग्रीमेंट में बात की कि कश्मीर एक बायलेटरल इशू है, इसको बायलेटरली रिजॉल्व किया जाएगा। तो क्यों सार्क और सीसा में आप कश्मीर के इशू को उठा रहे हो? तो जब तुम अपनी ही बात पे नहीं टिक सकते हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो ये सब बातें हैं। तो कुल मिला के जो सार्क की मीटिंग है फिर से ऑलमोस्ट फेल कर दी इंडिया पाकिस्तान ने मिलकर। हाँ, थोड़ी बहुत बोल बच्चे बातें हुई हैं, जैसे कि जयशंकर साहब ने कहा कि कोइनेक्स यानी कोविड-19 इंफॉर्मेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म चलाया जाएगा। फिर सार्क फूड बैक मैकेनिज्म की बात की, सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड की बात की, जिसमें इंडिया ने $10 मिलियन पैसा डाला है, जिससे कोविड का प्रोटेक्शन, एसेंशियल ड्रग्स, टेस्टिंग किट्स प्रोवाइड की जाएंगी सार्क रीजन की कंट्रीज को। इंडिया में नहीं इंतजाम कर पा रहे हैं ये, पर यहाँ पे पैसा डाल रहे हैं। चलिए ठीक है। तो ये सब बातें दोस्तों यहाँ पे हुई हैं। सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड की बात की जाए तो 15 मार्च 2020 को ही एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के चलते, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस किसकी थी, सार्क हेड ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट की। मोदी साहब ने बोला था कि कोरोना वायरस की इमरजेंसी फंड में हम $10 मिलियन दे रहे हैं और दूसरी कंट्रीज को भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी इसमें पैसा डालें ताकि सार्क रीजन में कोविड-19 से लड़ा जा सके। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये काम आएगा। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया ने सीधे सीधे वार्निंग इशू कर दी है, अगर पीपल लिबरेशन आर्मी के सोल्जर्स इंडियन पोजीशंस के पास आते हैं तो हमारे सोल्जर्स गोली चला देंगे। देखिए चाइना की एक टैक्टिक्स होती है, चाइना क्या करता है कि बहुत सारी मशीनरी, बहुत सारे टैंक्स, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेगा और वहां पे अपने सोल्जर्स को बहुत हाई क्वांटिटीज में डिप्लॉय कर देगा, हजारों की क्वांटिटीज में, और सामने वाले को डराएगा बिना गोली चलाए। कुछ कुछ ऐसा ही इंसिडेंट गलवान में भी हुआ था, जब डिसएंगेजमेंट की बात हो रही थी तो एकदम से भीड़ में चाइना के सोल्जर्स आ गए थे। देखिए जो पेट्रोलिंग टीम्स होती है ना, वो दोनों साइड की होती हैं। ये बोला जाता था कि पेट्रोलिंग टीम्स में नॉर्मली 15 से 20 लोग होते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा पेट्रोलिंग टीम्स में लोग नहीं होते हैं। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि जब गलवान वैली वाला कैश हुआ, चाइना की साइड से एकदम से बहुत सारे सोल्जर्स आ गए और हमारी पेट्रोल टीम जो शुरुआत में गई थी कोलोनल संतोष बाबू के अंदर, उसमें 15-20 ही लोग थे। तो 15-20 लोग सामने 400 लोग खड़े हैं, उनसे कैसे लड़ेंगे? ठीक है, वहां बहुत साइड से, तो 15-20 लोग वर्सेस 400 लोग, बेकार बात है यार भाई। तो शुरुआत में सेटबैक मिला इंडियन
फोर्सेस को। जब इंडियन फोर्सेस के बेस कैंप को पता चला कि बवाल हुआ, भाई भीड़ में गई, तगड़ी लड़ाई हुई, उधर की साइड के भी लोग मरे वहां की साइड के चाइना वाले भी। तो बात यह है कि अब इंडिया चाइना पे भरोसा कर नहीं सकता है, क्योंकि चाइना जो निगोशिएशंस के दौरान जो करता है और चाइना जो ग्राउंड पे करता है उसमें बहुत फर्क है। बैक स्टैबिंग आदत है चाइना की। तो यहां पे चाइनीज साइड को साफ साफ इंडियन साइड ने कन्वे कर दिया है कि अब अगर तुम्हारे सोल्जर्स हमारे सोल्जर्स की पोजीशन के पास आए तो गोली चला देंगे। यानी अब हमारे सोल्जर्स को सेल्फ डिफेंस में ऑथराइजेशन है गोली चलाने की। अब ये सेल्फ डिफेंस का ऑथराइजेशन में एक बात आती है कि कितना पास आएंगे चाइना की फोल्जर्स तो आप गोली चलाओगे। तो भैया वो जो डिस्टेंस है कितना पास आएंगे वो डिपेंड करेगा कि विजिबिलिटी क्या है। दिन है तो ज्यादा दूर का दिख रहा होगा, रात है तो बहुत ज्यादा दूर का नहीं दिख रहा होगा। तो वो लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करेगा कि कब गोली चलाई जाएगी। बट इंडियंस ने ये बात क्लियर कर दी है, अब चाइनीज सोल्जर्स पोजीशन के पास आए इंडिया की तो भाई गोली चल जाएगी। ठीक है ना। तो ये बात बोली गई है। प्लस इंडिया ने एक बात साफ साफ ये भी बोल दी है कि भैया तुम पहले मूव करके हमारी टेरिटरी के अंदर आए हो तो तुम पहले जाओ। तुम मूव करके आके अंदर बैठ के तुमने अपने कैंप लगा लिए और अब बोल रहे हो कि दोनों पीछे जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तुमने पहले मूव किया तो तुम पहले जाओगे, बाद में हम देखेंगे कि हमें पीछे जाना है कि नहीं जाना है। तो ये सब बातें अभी के लिए प्रेजेंट पोजीशंस देखी जाए दोस्तों, तो ये जो पूरा आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये हमारा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है। कुछ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ऐसे निकलती है, यहाँ पे सॉरी थोड़ा इधर से निकलती है, मैंने गलत बना दी है। ये देपसांग प्लेन्स है, इधर गलवान वैली है। गलवान वैली का क्लैश हम सुन ही चुके हैं। देपसांग प्लेन्स इस समय पे सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक इलाका निकल के आ रहा है, चूंकि देपसांग प्लेन्स चाइना के जिनजियांग रीजन की सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है और इंडिया की जो एयर स्ट्रिप है दौलत बेग ओल्डी रोड के पास उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहां पे देखिए करंटली ट्रूप्स आर फेसिंग ईच अदर एट देपसांग, नॉर्थ एंड साउथ बैंक्स ऑफ पैंगोंग सो, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 है, रेजिंगला एंड रेचिंगला। ठीक है। बहुत जगहों पे चाइनाज ने हमारे सोल्जर्स के पेट्रोलिंग पैटर्न को ब्लॉक किया है, तो कहीं ना कहीं लड़ाई ना बढ़ जाए इसलिए हमने अभी टेम्पररी बेसिस पे अपने पेट्रोलिंग पैटर्न को रोक सकता है। चाहे तो हम ट्रूप्स को आगे भेज के लड़ाई शुरू करवा सकते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं डिसएंगेजमेंट की। अब आगे क्या होता है ये तो समय ही बताएगा। जिस हिसाब से पाकिस्तान ने अपना चाइना ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, लगता तो नहीं है कि वो वापस जाने के मूड में। फिर भैया एक न्यूज आई थी, मैंने आपको बताया था जो गिलगित बल्तिस्तान प्रोविंस है, जो हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो कि एक्चुअली में हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान ने उसको इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है, जो कि आपको यहां नजर आएगा। ये जो पूरा का पूरा इलाका है ये आपका गिलगित बल्तिस्तान का, जो कि इस समय पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है। ठीक है। ये इलाका हमारे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जो अफगानिस्तान का वखान ट्रैक्ट है ना, वो इस इलाके के साथ बाउंड्री बनाता है। अगर ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे कंट्रोल में होता तो हमें अफगानिस्तान के साथ सीधे सीधे लैंड बॉर्डर मिल जाता, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो लैंड बाउंड्री है वो चाइना के साथ टच नहीं करती। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था हमारा इस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से, जो कि अभी के लिए नहीं है। अब इस गिलगित बल्तिस्तान वाले इलाके में पाकिस्तान एक इलेक्शन करवा रहा है। हो क्या रहा है, जब से पाकिस्तान और इंडिया आजाद हुए हैं, किससे, इंग्लैंड से, तब से क्या है कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान वाला इलाका है ना, इसको एक स्पेशल स्टेटस दे के रखा है। इसको पूरी तरीके से असेंबल नहीं किया गया था पाकिस्तान का। देखिए पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट के तहत कर रहा था। कभी भी इसको फुल प्रोविंशियल स्टेटस नहीं दिया गया था पिछले 7 डिकेड्स में। ये पहली बार ऐसा हुआ कि पिछले 7 डिकेड्स में फुल प्रोविंशियल स्टेटस दिया गया है इस गिलगित बल्तिस्तान के रीजन को। तो इंडिया ने बोला है कि गिलगित बल्तिस्तान के रीजन को पाकिस्तान पूरी तरीके से ये स्टेटस नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि देखिए जब दोनों देश आजाद हुए थे इंग्लैंड से, उस समय पे जो ये कश्मीर की प्रोविंस थी, इसके जो राजा हरि सिंह थे, उन्होंने बोला था कि हम आजाद रहेंगे, ना हम इंडिया की तरफ हैं ना हम पाकिस्तान की तरफ हैं। बट पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक कर दिया। उनकी मदद कौन कर रहा था, आजाद कश्मीर फोर्सेस। तो उस समय पे जो राजा हरि सिंह थे उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ एक्सेशन साइन किया जवाहरलाल नेहरू के साथ, और जो आपकी जम्मू एंड कश्मीर की प्रोविंस है वो इंडिया का हिस्सा बन गई। हालांकि एक आप कह सकते हो कि टेम्परेरी अरेंजमेंट था, जिसमें बहुत ज्यादा इंटरनल ऑटोनॉमी दी गई थी जम्मू एंड कश्मीर को। लेकिन हुआ ये कि जब तक इंडियन फोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर में घुसेंगी, बहुत सारे इलाके में पाकिस्तानी फोर्सेस घुसको उसको ऑक्युपाई कर चुकी थी। वो ये पूरा इलाका पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका था। तो यहां पे सीज फायर हो गया। ठीक है। यहां पे बाउंड्री बन गई और ये बाउंड्री तब से चल रही है। ओके। तो इंडिया का ऑफिशियल स्टैंस क्या है कि ये इलाका हमारा है।
पाकिस्तान क्या बोलता है कि पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर हमारा है। अब लीगल अगर आप डॉक्यूमेंट की बात करो तो लीगल डॉक्यूमेंट जो राजा हरि सिंह ने साइन किया था उसके हिसाब से तो कश्मीर हमारा है, लेकिन उस लीगल डॉक्यूमेंट को कोई वैलिडिटी ही नहीं देता है पाकिस्तान। पाकिस्तान बोलता है कि राजा हरि सिंह तो हिंदू थे, जम्मू एंड कश्मीर में मुस्लिम लोग रहते थे, अगर आप वहां पे रेफरेंडम करा देते तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता। तो इस तरीके से दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं। कहीं ना कहीं पिछले 70 सालों में दोस्तों इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने पे ध्यान दिया है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का सिर्फ एक एजेंडा रहा है, एंटी इंडिया एजेंडा। अब इंडिया का जो ऑफिशियल स्टैंस रहा है उससे इंडिया को भी नुकसान हुआ, मैं बताता हूं कैसे। अक्सई चीन का ये जो इलाका है चाइना ने कब्जा रखा है इंडिया का, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, कश्मीर ने कब्जा रखा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो रूलिंग स्टैब्लिशमेंट है उसने अपना ऑफिशियल स्टांस ये रखा कि ये इलाके हमारे हैं, ये डिस्प्यूटेड है, ये हमें दे दो, लेकिन इसके ऊपर सीधे सीधे कभी लड़ाई नहीं की, कभी कभी बहुत ज्यादा चीजों को इन्फोर्स नहीं किया और अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने पर ध्यान दिया। उसी की ये वजह है कि आज की डेट में हम लोग इतने ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, और इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज की सरकारों का रोल रहा है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ नहीं किया। लेकिन अब बात यहां यह निकल के आती है कि कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट के इस स्टैंस को चाइना और पाकिस्तान ने कमजोरी समझ लिया है। उनको यह लगा है कि इस इलाके पे तो जो हमारा कंट्रोल है वो तो इंस्टीट्यूशनलाइज हो ही सकता है, हम और अंदर घुस सकते हैं। तो पाकिस्तान अभी भी सपने देखता है कि हम जम्मू एंड कश्मीर में घुस जाएंगे, और चाइना सस्ते में देखता है कि हम लद्दाख में घुस जाएंगे। माओ जेडोंग की तो पॉलिसी थी ना 5 फिंगर्स की, कि तिब्बत की एक फिंगर है लद्दाख, तो पूरा का पूरा लद्दाख वो क्लेम करते हैं। लेकिन अब पानी सर के ऊपर चला गया है, देखिए क्या हो रहा है लद्दाख में इस समय पे। तो ये पूरा का पूरा सीन है। अब गिलगित बल्तिस्तान में जो फुल प्रोविंशियल स्टेटस देने की बात की है पाकिस्तान ने, इंडिया ने उसका विरोध किया है, लेकिन कहीं ना कहीं सबको पता है कि देखिए वो जो गिलगित बल्तिस्तान वाला इलाका है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में चला गया, उनके पास ही रहेगा। और जम्मू एंड कश्मीर का जो इलाका है वो इंडिया के कंट्रोल में आ गया है, वो इंडिया के पास ही रहने वाला है। पाकिस्तान भी न्यूक्लियर आर्म कंट्री है, चाइना भी न्यूक्लियर आर्म कंट्री है, इंडिया भी न्यूक्लियर आर्म कंट्री है, कोई किसी से पंगा नहीं ले सकता। यहां पे हिट वो है जो इकोनॉमी को अपनी बहुत ज्यादा ताकतवर कर ले, और चाइना हिट है क्योंकि उसने अपनी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा ताकतवर कर रखा है। पाकिस्तान के कंपैरिजन में इंडिया बहुत ज्यादा हिट है, बट इंडिया को अभी और उठना है, और पोटेंशियल है इंडिया में उठने का। तो फ्यूचर में सब कुछ इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे डिपेंड करेगा। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये चीज आपको काम आएगी। फिर हार्ले डेविडसन ने अपने इंडिया के धंधे को बंद कर दिया, सेल्स बंद कर दिया, 70 जॉब इनकी जाएंगी। ये अपनी बाइकें यहां बना के बेचते थे, अब इस मार्केट को एग्जिट करके चले गए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार इंडिया के मार्केट को कैसे एग्जिट कर दिया हार्ले डेविडसन ने। मार्च 2020 में जो ईयर खत्म हुआ, इंडिया में 17 मिलियन टू व्हीलर जो व्हीकल्स हैं वो बिके हैं। तो 17 मिलियन 1,70,00,000 बाइकें और स्कूटर बिके। तो इतने बड़े मार्केट में हार्ले डेविडसन ने अपने काम धंधे को क्यों बंद किया? क्योंकि रीजन ये है कि हार्ले डेविडसन जिस तरीके की बाइकें बनाता है वो इंडिया में ज्यादा लोग खरीदेंगे नहीं। जैसे हार्ले डेविडसन की एक बाइक है स्ट्रीट 750, अगर आप स्ट्रीट 750 का दाम देखोगे जाके, यार वो 18-19 लाख की बाइक है। कौन खरीदेगा 18-19 लाख की बाइक? इंडिया में लोग पसंद करते हैं डिस्कवर डीटीएस आई 125 सीसी, 150 सीसी, माइलेज भी है, थोड़ी स्टाइलिश भी है, चश्मा लगा के हेलमेट लगा के चल दी है, ठीक है। तो मतलब सारा इंप्रेशन काम भर का हो जाएगा आपका डिस्कवर डीटीएस आई से। अपना केस बताता हूं, जब मैं अपनी इंजीनियरिंग में था तो मेरा बड़ा मन था, एक उस समय मेरी जो हाईएस्ट इच्छा थी वो थी CBR 250 करके एक गाड़ी आई थी, वो शायद 2.5 लाख की थी उस समय पे। तो उस समय तो 2.5 लाख क्या 1 लाख भी नहीं थे। आज की डेट में वो गाड़ी खरीद सकता हूं, लेकिन अब 33-32 साल उम्र हो गई, अब मन नहीं करता। तो देखिए ये जो मोटरसाइकिल सेगमेंट है, और खासकर जो लग्जरी मोटरसाइकिल वाला सेगमेंट है, इसको कहने का मतलब ये है कि इसको एक बहुत लिमिटेड तबका हमारे देश का अफोर्ड कर सकता है। हमारे देश का जो बड़ा तबका है वो ये जो नॉर्मल बजट बाइक्स आती हैं ना, ये आप 60-70 हजार से लेके मैक्सिमम 1 लाख तक की बाइक को ही वो अफोर्ड कर सकता है। 18-19 लाख की बाइकें तो बहुत कम जो प्रीमियम कैटेगरी के व्लॉगर्स हैं, जो बगल बगल घूल के व्लॉग्स बनाते हैं, वही लोग खरीद सकते हैं ऐसी बाइकें। तो हार्ले डेविडसन की जो स्ट्रीट जैसी बाइकें हैं 18-19 लाख की, वो नहीं चलेंगी इंडिया में। इसीलिए आप देखोगे कि हार्ले डेविडसन एग्जिट कर गया। वहीं पे ये जो कंपनीज हैं हार्ले डेविडसन जैसी, ये चाइना में सक्सेसफुल है, क्योंकि चाइना में जो लोगों की इकोनॉमिक परचेजिंग कैपेसिटी है ना वो बढ़ चुकी है, इंडिया से बहुत ज्यादा है। नो डाउट दोस्तों, नो डाउट चाइना के लोगों की जो इकोनॉमिक ताकत है वो इंडिया से ज्यादा है। चाइना आज की डेट में जो इंडिया के सर पे चढ़ के बैठा है वो अपने पैसों के दम पे ही चढ़ के बैठा है, और कोई वो नहीं है। और केवल हार्ले डेविडसन ही इंडिया से नहीं निकल रही, बहुत सी और कंपनीज की जो सेल्स है वो इंडिया में पैक कर रहे हैं। जैसे फोर्ड मोटर को है,
पहले ये इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस चलाते थे इंडिया में, बाद में इन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ जॉइंट वेंचर कर लिया। इन्होंने बोला कि इंडिपेंडेंट ऑपरेशन सेटअप हो नहीं रहे, हमारी गाड़ियां इतनी बिग नहीं रही कि हम अपने इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस चला सकें, इसलिए हम महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ जॉइंट वेंचर कर रहे हैं। उसी तरीके से जनरल मोटर्स ने भी अपने डोमेस्टिक सेल्स को 2017 में बंद कर दिया था। तो ये सब कंपनीज इंडिया में क्यों निकल रही हैं? क्योंकि कंपनी उस मार्केट में तब सेटअप होंगी जब वो प्रोडक्ट जो वो बना रही है वो तुरंत मार्केट में बिकने लगे। अभी अगर एप्पल आईफोन की आप बात करो, अगर एप्पल आईफोन इंडिया में बनने लगे तो वो इंडिया में तुरंत बिकेंगे, क्योंकि आईफोन का क्रेज इंडिया में बहुत है, और चूंकि लाख रुपए तक का होता है तो लोग खरीद भी लेते हैं। लेकिन बाइकें 18-18, 19-19 लाख की, उनकी उतनी यूटिलिटी है नहीं, ज्यादा लोग खरीदते नहीं है, इसलिए वो चीज सक्सेसफुल नहीं हो पाती इंडिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। भैया एक कैग रिपोर्ट निकल के आ रही है और बहुत सेंसिटिव रिपोर्ट है। इसमें बोला जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने 5 अनमैन्ड एरियल व्हीकल को 2010 में खरीदा। कौन सी कंपनी से खरीदा? तो एक कंपनी है जिसका नाम है एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज से ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल खरीदे गए थे, और ये बोला गया है कि ये जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है, यही जब 2 साल बाद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की लेबोरेटरी में खरीदे तो वो 1/3 प्राइस पे खरीदे। तो जिस प्राइस पे 2010 में आईएएफ ने, इंडियन एयरफोर्स ने इन अनमैन्ड एरियल व्हीकल को खरीदा, उससे 3 गुना कम दाम पे, मतलब 1/3 दाम पे डीआरडीओ की लेबोरेटरी ने इसको खरीदा 2 साल बाद। तो कैग ने बोला कि पहली बात तो आपके इस ओवर प्राइसिंग की वजह से जो इसराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है, इसको 3.16 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, कैग ने बोला है कि जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट था, उस डॉक्यूमेंट में जिस इंजन को सप्लाई करना था वो था स्पेसिफिकेशन 914F3। ये वो इंजन था जिसको सर्टिफिकेशन मिल रखा है यूरोपियन एविएशन स्टैंडर्ड एजेंसी से, लेकिन एक्चुअली में जो इंजन डिलीवर किया गया वो था 914UL, जो कि एक अनसर्टिफाइड इंजन था। और इन अनसर्टिफाइड इंजन्स में बहुत से एक्सीडेंट्स हुए हैं। देयर आर मेनी, देखिए लिखा, देयर आर मेनी रिपोर्टेड एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग दीज अनसर्टिफाइड इंजन्स इंक्लूडिंग लॉस ऑफ 1 UAV इन अ फ्लाइंग एक्सीडेंट। तो कुल मिला के बोला यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस प्रोक्योरमेंट में करप्शन हुआ हो, ऐसा कैग की ये रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रही है। चूंकि 2010 में जो प्लेन्स खरीदे गए यूएई और बाद में जो डीआरडीओ ने खरीदे, दाम में बहुत ज्यादा फर्क है, या 10-20% का वेरिएशन होता तो पता चलता है, बट दाम सीधे 100 रुपए से 33 रुपए आ जाए, 1/3 हो जाए, तो वो चीज सवाल खड़े करती है। और साथ साथ आईएएफ ने जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स खरीदे, उसका जो इंजन था वो अनसर्टिफाइड था, और कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में जो इंजन था वो सर्टिफाइड था। वो सर्टिफाइड वाला इंजन नहीं आया, अनसर्टिफाइड वाला इंजन आया। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कौन सा था? तो IAI हेरॉन। IAI क्या है? इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। ठीक है दोस्तों, तो ये एक मेजर न्यूज है। फिर एक रिपोर्ट निकल के आ रही है ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक की तरफ से, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट। ये बोल रहे हैं कि जो जिनजियांग रीजन है चाइना का, वहां पे 380 डिटेंशन कैंप्स ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए, जिनजियांग प्रोविंस मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है, वहां पे उइगुर मुस्लिम्स रहते हैं। ये तुर्किक स्पीकिंग रेजिडेंट्स हैं। कहा जाता है कि इनके खिलाफ बहुत अत्याचार करता है चाइना। चाइना के ऊपर अक्सर कर इंटरनेशनल सर्कल्स में इल्जाम लगते हैं कि भाई उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर चाइना ने बहुत अत्याचार किए, बहुत मास लेवल पे यहां पे लोगों को मारा गया है, और मिलियंस लोग जेल में बंद हैं, ऐसा बोला जा रहा है। हालांकि चाइना ने रिसेंटली ये बताया है कि हमने बहुत सारे उइगुर्स को छोड़ दिया है, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट बता रहा है कि नहीं भाई, ये जो डिटेंशन कैंप्स है ये और बढ़ रहे हैं, और हो सकता है कि 1 मिलियन उइगुर्स अभी भी इन डिटेंशन कैंप में बंद हो। तो भैया एक सीरियस, आप कह सकते हो, ये इल्जाम है। ठीक है, अब ये सब इन्होंने सैटेलाइट इमेजरी से पता किया है, ऑफिशियल जो कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट है उससे पता किया है, आई विटनेस अकाउंट से पता किया है, मीडिया रिपोर्ट, सैटेलाइट इमेजरी, बहुत सारी चीजों से इन सब न्यूज को निकाला गया है। तो उइगुर मुस्लिम तुर्किक स्पीकिंग माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप है, जो कि सेंट्रल और ईस्ट एशिया का, जो जिनजियांग उइगुर ऑटोनॉमस रीजन है नॉर्थ वेस्ट चाइना का, वहां पे ये कम्युनिटी मिलती है। फिर इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड, गवर्नमेंट एक्सटेंड्स आईबीसी पॉज बाय 3 मंथ्स। 25 मार्च को लॉकडाउन लगा दिया गया, और लॉकडाउन के बाद जिन कंपनीज की फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं निकल के आ पा रही है, उनके ऊपर इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ना शुरू की जाए, इसलिए उनको 6 महीने का मोरेटोरियम पीरियड दिया गया। अब ये 6 महीने का मोरेटोरियम पीरियड 25 मार्च से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 25 सितंबर को खत्म हो गया। तो आप देखोगे कि राज्यसभा ने पास किया क्या,
इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2020। तो जो ऑर्डिनेंस साइन किया गया था, देखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड सेकेंड अमेंडमेंट बिल आईबीसी 2020 के थ्रू ये जो 6 महीने का एक्सटेंशन था, इसको एक लीगल वैलिडिटी दे दी गई और अभी के लिए ये और बोल दिया गया कि 3 महीने और, यानी कि इस लॉकडाउन के समय पे जो कंपनीज अपने बिजनेस को वायबल नहीं रख पाई हैं, पैसा नहीं लौटा पाई है बैंकों को, बैंकों से पैसा लिया तो आपको बैंकों को पैसा लौटाना पड़ेगा, उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये सब चीजें अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपके आईबीसी की प्रोसीडिंग शुरू नहीं होगी। एक बात याद रखिएगा, लॉकडाउन लगने से पहले जब इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी की प्रोसीडिंग्स की एप्लीकेशन को फाइल कर दिया गया था, उनके ऊपर चलेगी आईबीसी की प्रोसीडिंग्स। लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं बिजनेसेस बैंकों को वापस, उनके ऊपर 6 महीने के लिए तो आईबीसी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई गई, 3 महीने के लिए और नहीं चलाई जाएंगी। बोला ये गया है, ये जो कंपनीज है ना, ये देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नौकरियां देती हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 करोड़ से कम की जो बिजनेसेस हैं, जिनको आप माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस बोल सकते हो, उनके खिलाफ तो आईबीसी की प्रोसीडिंग वैसे ही नहीं चलाई जाएगी। जो बड़े बिजनेसेस हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर भी ये जो आईबीसी कोड वाली प्रोसीडिंग्स है, आप कह सकते हो 6 महीने से जो एक्सटेंशन है वो 3 महीने बढ़ा दिया गया है। तो कुल मिला के 1 लाख से 1 करोड़ तक का अमाउंट वेरी कर रहा है, जिन्होंने भी बैंकों से पैसा उठा रखा है, और इनको रिलैक्सेशन दिया गया है यहाँ पे इस 3 महीने का, मतलब 6 महीने के बाद 3 महीने का और रिलैक्सेशन दिया गया। अभी जब 3 महीने बीतेंगे तो और पता चलेगा क्या क्या रिलैक्सेशन और आ सकते हैं। फाइनली एक न्यूज निकल के आ रही, जनपित अवार्ड। देखिए, मलयालम लिटरेचर के लिए खुशी की बात है, इनके एक पोएट हैं जिनका नाम है अक्की थाम, आई एम सॉरी, यहाँ पे देखिए प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा हो सकता है मुझसे गलत हो जाए, उसके लिए मुझे माफ करिएगा। अक्की थाम अचुथन नंबूदिरी करके एक पर्सन है, ये बहुत बड़े मलयालम पोएट हैं, इनको जनपित अवार्ड मिला है, ठीक है। आप देख सकते हैं जितने भी मलयालम बोलने वाले लोग हैं, जिनको आप मलयालीज बोलते हैं, दुनिया में पाए जाते हैं, इन्होंने इस इवेंट को सेलिब्रेट किया है। ये छठे राइटर है मलयालम लैंग्वेज में जिनको जनपित अवार्ड मिला है। अवार्ड तो इनको नवंबर 2019 में ही मिल गया था, बट चूंकि कोविड-19 का पैंडेमिक फैल गया, इसलिए जो अवार्ड हैंडलिंग ओवर सेरेमनी थी वो थोड़ी डिले हो गई। इन्होंने कौन कौन से वर्क लिखे हैं तो आप देख सकते हैं, पथाला थिनते मुजकम, इरुपथम नुआट दिनते इतिहासम, फिर बलि दर्शनम, और भी बहुत से वर्क्स इन्होंने लिखे। अगर जनपित अवार्ड की बात की जाए तो दिस इज द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया। 22 जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें से किसी को भी दिया जा सकता है, और दिया किसको जाता है, जिसका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन हो टुवर्ड्स लिटरेचर। तो यहां पे हमारा आज का करंट अफेयर्स डिस्कशन खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।